हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो यूजीसी नेट 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन कम्युनिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है व्हेन इन ए क्लासरूम कम्युनिकेशन अ टीचर शोज एबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी, कोरिलेशन एंड एनालिसिस, इट बिलोंग्स टू व्हिच कैटेगरी ऑफ स्किल्स। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब क्लासरूम कम्युनिकेशन में एक टीचर क्रिएटिविटी की एबिलिटी को शो करता है, कोरिलेशन एंड एनालिसिस की एबिलिटीज को शो करता है, तो ये कौन सी कैटेगरी की स्किल है। तो अगर आप यहाँ पर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं: थिंकिंग स्किल्स, expression skills, media utilization skills and human skills. But will be the right answer. सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, विच आर थिंकिंग स्किल्स। तो जब भी क्लासरूम कम्युनिकेशन में एक टीचर क्रिएटिविटी की स्किल को दिखा रहा है, कोरिलेशन एनालिसिस, तो देखिए सारी चीजें जो है वो थिंकिंग स्किल्स को शो कर रही हैं। राइट, आप क्रिएटिव हो, आप कोरिलेशन कर पा रहे हो दो वेरिएबल्स के बीच में, आप एनालाइज कर रहे हो चीजों को, तो ये एक्सप्रेशन स्किल्स नहीं हो सकती, मीडिया यूटिलाइजेशन स्किल्स नहीं हो सकती, ह्यूमन स्किल्स भी नहीं है। राइट, तो ये क्या कौन सी स्किल्स हो जाएंगी हमारी? राइट आंसर विल बी थिंकिंग स्किल्स। तो देखो, थिंकिंग स्किल्स हमें हेल्प करती हैं किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस कर पा रहे हैं, फैक्ट्स को रिकॉल कर पा रहे हैं, जो भी हमारे पास नॉलेज है उसे हम वेरियस सिचुएशंस में अप्लाई कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे अंदर थिंकिंग स्किल्स है। तो अगर थिंकिंग स्किल्स किसी पर्सन में होती है तो वो प्रोसेस इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस करता है, फैक्ट्स को अच्छे से रिकॉल कर पाता है और नॉलेज को वेरियस सिचुएशन में अप्लाई भी कर सकता है। और अगर हायर लेवल की थोड़ी थिंकिंग स्किल्स हो तो उससे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से कर सकते हो। राइट, जो भी सिचुएशन है उनको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। राइट, और ये दोनों ही चीजें जो है वो एजुकेशन में काफी ज्यादा यूजफुल होती हैं। अगर एक टीचर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पा रहा है, एनालाइज कर पा रहा है चीजों को, क्रिएटिविटी दिखा पा रहा है क्लासरूम में, तो वो उसकी टीचिंग को काफी अच्छे से शेप करती हैं, उसकी टीचिंग को इंप्रूव करती हैं और उससे जो टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। राइट, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन, थिंकिंग स्किल्स। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू वी कम्युनिकेट। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं: फॉर सोशल इंटरेक्शन, फॉर हैप्पीनेस सेक, फॉर मैसेजेस टू बी अंडरस्टूड, फॉर शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशन। सो एक बार को पढ़ने में आपको पांचों के पांचों लगेंगे कि यहाँ पर राइट आंसर ये हो सकते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है, लगाने तो आपको तीन ही है। ठीक है, ऑप्शंस हैं ए सी ई ओनली, बी सी डी ओनली, ए सी डी ओनली, ए बी ई ओनली। तो अगर आप कम्युनिकेशन के मीनिंग को, उसके क्रक्स को अच्छे से समझते हैं, तो उसको बेस रख करके आपको यहाँ पर इन पांच ऑप्शंस में से निकालना पड़ेगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट तीन ऑप्शंस कौन से हैं जिनके लिए हम कम्युनिकेट करते हैं। राइट, सो क्या होगा इसका राइट आंसर? सो ऐसा ऑप्शंस जहां पर कम्युनिकेशन की हो सकता है कि जरूरत ना भी पड़े, उसको आपको एलिमिनेट कर देना है। सो देखिए, पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फॉर सोशल इंटरेक्शन। तो यस, बिल्कुल सही बात है, हम कम्युनिकेट करते हैं सोशल इंटरेक्शन के लिए। कोई भी सोशल इंटरेक्शन बिना कम्युनिकेशन के नहीं हो सकती। फॉर हैप्पीनेस से, तो क्या खुश होने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं? खुश तो हम ऐसे भी हो सकते हैं। राइट, आप कोई मूवी देख रहे हो, वो देख के खुश हो रहे हो, तो वहां पर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं ना किसी के साथ। राइट, आप किसी और एक्टिविटी को करके भी खुश हो सकते हो जहां पर कम्युनिकेशन का कोई रोल ही नहीं है। तो हैप्पीनेस से के लिए कम्युनिकेट हम नहीं करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। राइट, सी दिया गया है फॉर मैसेजेस टू बी अंडरस्टूड। यस, मैसेजेस को अंडरस्टूड करने के लिए, जो मैसेजेस हैं वो अच्छे से समझ आ सके, उसके लिए हम कम्युनिकेट करते हैं। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहते हो, बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल नहीं है। राइट, आपका कोई भी एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में, आप उसको लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सको। राइट, एंड ई इज द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशन। सो देखिए, ये काफी इरेलीवेंट सा पॉइंट यहाँ पर वैसे भी लग रहा है, सो ई भी हमारा यहाँ पर आंसर में नहीं होगा। So right answer here will be option number A, C, D only. Right. So A यानी कि for social interaction, C messages to be understood and D is for sharing of experience. ये तीनों ही चीजें बिना कम्युनिकेट करे पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
तो हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं? हम कम्युनिकेट बहुत सारे रीजंस के लिए करते हैं। हम कम्युनिकेट करते हैं ताकि हम इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें, किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, किसी इवेंट के ऊपर, किसी ओपिनियन के ऊपर कमेंट कर सकें, क्वेश्चंस पूछ सकें, अपनी नीड्स एंड वांट्स को एक्सप्रेस कर सकें, सोशल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर सकें। सभी रीजंस के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो कम्युनिकेशन जो है इट इज़ मच मोर देन वांट्स एंड नीड्स, राइट। तो एक यहाँ पर रिसर्च में बताया गया, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक रिसर्च करी जेनिस लाइट ने। इन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन, हम अपनी पूरी लाइफ में सोशल रीजंस के लिए 50% ऑफ द टाइम कम्युनिकेट करते हैं, राइट। और जो भी नीड्स एंड वांट्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम काफी कम कम्युनिकेट करते हैं लेकिन काफी कम कम्युनिकेट करते हैं। तो नीड्स एंड वांट्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो काफी कम है हमारी टोटल कम्युनिकेशन का। और जो 50% कम्युनिकेट हम कर रहे हैं वो सोशल रीजंस की वजह से कर रहे हैं, राइट। सो एक्सचेंजिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो काफी ज्यादा ग्रो हुई है, काफी ज्यादा चेंज भी हुई है। जो रीजन है कम्युनिकेशन का वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है, क्योंकि लोगों की जो नीड्स हैं वो बदल रही हैं, जो सोशल इंटरेक्शन का लेवल है वो बदल रहा है, राइट। तो इसलिए जो नीड फॉर कम्युनिकेशन है वो भी हमारी बदलती जा रही है। एक जमाने में जब स्टोन एज की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर कम्युनिकेट लोग किस लिए करते थे? ताकि एक जो खतरे हैं उनको बताने के लिए कम्युनिकेट करते थे, जब इंसान जंगलों में रहा करता था, राइट। जो सोशल रिलेशनशिप्स थी उतनी बाइट नहीं थी। अब सोशल रिलेशनशिप्स और ज्यादा बाइट हो चुकी हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर हैं, हम बहुत सारी पार्टीज में जाते हैं, राइट। हमारा जो इंटरेक्शन का लेवल है वो इंक्रीज हो गया है। तो इसलिए जो नीड ऑफ कम्युनिकेशन है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चेंज होती गई है, और बहुत सारे रीजंस के लिए इसलिए हम कम्युनिकेट करते हैं। तो काफी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग इसमें आपको यहाँ पर लगाना था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3, ACD ओनली। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको दिया गया है और दूसरी तरफ फंक्शन सर्व्ड है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में मेंशन्ड है मास कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और इनके फंक्शंस दूसरी तरफ दिए गए हैं। कॉरिडोर डिस्कशन, क्लासरूम टीचिंग, फॉर कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ एंड फॉर मैकेनिकल मैसेज ट्रांसमिशन। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए मास कम्युनिकेशन क्या होती है? जब हम लार्जर ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, लार्जर ऑडियंस को हमें मैसेज पहुंचाना होता है, तो मास कम्युनिकेशन के साथ हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 4 को, फॉर मैकेनिकल मैसेज ट्रांसमिशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है जब हम खुद के साथ बात करते हैं, फॉर कम्युनिकेट विद वन सेल्फ। ग्रुप कम्युनिकेशन इज क्लासरूम टीचिंग, हमारी जो क्लासरूम टीचिंग होती है वो ग्रुप कम्युनिकेशन होती है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो उसके साथ हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को, दैट इज द कॉरिडोर डिस्कशन, राइट। सो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। देखिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है जब हम खुद के साथ बात करते हैं, इंटरनल वोकलाइजेशन हम इसको बोलते हैं, और सबसे ज्यादा हम यही करते हैं, राइट। जब हम खुद के साथ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, तो उसे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है जब हमारे पास, हमारे साथ में जो लोग होते हैं, हमारे आसपास जो लोग होते हैं, उनके साथ जब हम बातचीत करते हैं, उनके साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन जब दो से ज्यादा लोग आपस में बात करते हैं, 3 or more पीपल जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर गोल को शेयर करने के लिए, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो उसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं, जैसे कि क्लासरूम टीचिंग। एंड मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी मैसेज को क्रिएट करते हैं, सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं या एनालाइज करते हैं लार्जर ऑडियंस के लिए, राइट। वो वर्बल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, जैसे कि न्यूज। जो न्यूज क्या है? वो मास कम्युनिकेशन है जिसमें हम किसी भी मैसेज को क्रिएट कर रहे हैं, उसको सेंड कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, वो एक लार्जर ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, राइट। तो वो हो जाती है हमारी मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन हमारी कह रही है कि अ मैन पुल्स ए लोडेड ट्रक बाय हिज हेयर विच बिकम्स न्यूज। और रीजन है अनयूजुअल थिंग्स मेक न्यूज कॉल्ड ऑडिटी एंड जनरेट पब्लिक इंटरेस्ट। तो असर्शन हमारी कह रही है कि एक पर्सन ने, एक मैन ने एक लोडेड ट्रक को अपने बालों से खींच दिया और वो न्यूज बन गई। और रीजन कह रहा है कि जो अनयूजुअल थिंग्स होती हैं वो न्यूज को बना देती हैं, जिसको हम ऑडिटी बोलते हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट को ये जनरेट करती हैं। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो दोनों ही स्टेटमेंट्स ये बिल्कुल सही हैं। क्यों सही है? क्योंकि देखिए पहली स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि अ मैन पुल्स ए लोडेड ट्रक बाय हिज हेयर व्हिच बिकम्स न्यूज। तो देखिए ऐसा होता है
कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने जो है वो कुछ अनयूजुअल चीज कर दी और वो न्यूज बन जाती है, और यही इसका रीजन यहाँ पे दिया गया है कि जो अनयूजुअल थिंग्स होती हैं वो न्यूज को बना देती हैं, जिसको हम ऑडिटी बोलते हैं, और ये पब्लिक इंटरेस्ट को जनरेट करती हैं। तो इसलिए दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑडिटी क्या होती है? ऑडिटी को देखिए हम क्यूरनेस भी बोलते हैं। तो हमेशा ही जो फैक्ट्स होते हैं उनको इंटरेस्टिंग बनाने में ये हेल्प हम करती है ऑडिटी। अगर किसी भी स्टोरी में, किसी भी न्यूज़ में जो ऑडिटी है उसकी जो डिग्री है वो ज़्यादा है, तो हमेशा ही चांस होते हैं कि वो न्यूज़ ज़्यादा स्प्रेड होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि एनिमल्स हैं वो कोई क्रेजी थिंग्स कर रहे हैं, इस तरह के वीडियोज यूट्यूब के ऊपर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि वो अनयूजुअल चीज़ है, राइट। अगर एक एनिमल कोई क्रेजी थिंग कर रहा है जो नॉर्मली एनिमल्स नहीं करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी तरफ लोगों का अटेंशन जो है वो ज़्यादा जाएगा, राइट। तो कोई भी ऐसी चीज जो लिटिल स्ट्रेंज होती है, जो आउट ऑफ ऑर्डिनरी या होती है या फिर अनयूजुअल होती है, उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यही क्वेश्चन में बात करी गई थी, इसलिए हमारा रीजन और असर्शन दोनों ही करेक्ट है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। दैट्स व्हाई आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की करेक्ट सीक्वेंस को आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने कम्युनिकेशन की प्रोसेस पढ़ी है तो आपके लिए क्वेश्चन का आंसर करना काफी आसान हो जाएगा। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर 1, सेंडर, एनकोड मैसेज, चैनल, डिकोड मैसेज, ऑडियंस एंड फीडबैक। सो राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 1। देखो ये हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है। सबसे पहले सेंडर, एक मैसेज होगा उसके पास जिसे वो एनकोड करेगा, एक चैनल के थ्रू रिसीवर को भेजेगा, रिसीवर उसको डीकोड करेगा और वो फीडबैक भेज देगा सेंडर को। और जो भी नॉइज होती है वो हमारी एनकोडिंग को, चैनल को, रिसीवर को यहाँ पर इंपैक्ट करती है। सो दिस इज अवर कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो इन चारों ऑप्शंस को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is which one of the following is an example of pull technology form of communication? So क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एग्जांपल है पुल टेक्नोलॉजी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का। तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर वेबसाइट्स डिलीवर्ड टू ब्राउजर ऑन सर्च, सेकंड ऑप्शन इज वेबसाइट्स दैट आर एडवर्टाइज्ड, थर्ड इज सोशल मीडिया साइट्स एंड फोर्थ इज वेबसाइट्स दैट आर नॉट लाइव। सो बट विल बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज द वेबसाइट्स डिलीवर टू द ब्राउजर ऑन सर्च। पुल टेक्नोलॉजी क्या होती है? पुल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जब भी आप किसी वेबसाइट के ऊपर कुछ सर्च करते हैं और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है, जो सर्वर इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करता है आपके लिए, उसी को हम बेसिकली पुल टेक्नोलॉजी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए पुल टेक्नोलॉजी एक ऐसी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जो इंटरनेट के ऊपर होती है। जब भी एक पर्सन को ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करता है इंटरनेट के ऊपर, किसी भी चीज को सर्च करता है, रिक्वेस्ट करता है इन्फॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर सर्वर से, और वो जो सर्वर है उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करके आपको देता है, तो उसको हम पुल टेक्नोलॉजी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो जब भी आप कोई यूआरएल जो है वो टाइप करते हैं एड्रेस बार के ऊपर या ब्राउजर के ऊपर, तो जो भी ब्राउजर है वो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है इंटरनेट के ऊपर और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव हो जाती है। तो उस टाइम पर आप इंप्लीमेंट बेसिकली पुल टेक्नोलॉजी को ही कर रहे होते हैं, राइट। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज वेबसाइट्स डिलीवर टू ब्राउजर ऑन सर्च। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन का सवाल है। हमारी असर्शन कह रही है क्वालिटी क्वेश्चंस प्रमोट डीप लर्निंग एंड रीजन इज द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड डिटरमाइन अ टीचर्स लेवल ऑफ सक्सेस विद अ लेसन। सो क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्यों ऑप्शन नंबर 2 होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। सो असर्शन हमारी कह रही है कि क्वालिटी क्वेश्चंस प्रमोट डीप लर्निंग। सो देखिए जब भी स्टूडेंट्स क्वालिटी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपके माइंड में क्वालिटी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपको समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है तभी आप क्वेश्चन पूछ पा रहे हो ना। आप क्वालिटी क्वेश्चन कर पा रहे हो, इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपके माइंड में जा रहा है, आप रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो उस चीज को, राइट। सो क्वालिटी जो क्वेश्चंस होते हैं वो डीप लर्निंग को प्रमोट करते हैं। जितने क्वालिटी क्वेश्चंस आप पूछोगे उतनी ही डीप लर्निंग आपकी होगी, क्योंकि जितने क्वालिटी आपके क्वेश्चंस होंगे उतने ही क्वालिटी फिर आपको आंसर्स मिलेंगे। तो इसलिए हमारी जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। रीजन हमारा कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड डिटरमाइन अ टीचर्स लेवल ऑफ सक्सेस विद द लेसन। तो यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर स्टूडेंट्स क्वालिटी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि टीचर जो पढ़ा रहा है, जो लेसन वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है, वो उन्हें समझ आ रहा है, वो उस चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, वो ग्रेस्प कर पा रहे हैं चीजों को, इसलिए वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो इसलिए अगर स्टूडेंट्स क्वालिटी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो टीचर का लेवल ऑफ सक्सेस है लेसन के साथ वो हाई है, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन कह रही है कि बीइंग जजमेंटल ऑन पार्ट ऑफ ए टीचर इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, कि जजमेंटल अगर टीचर हो जाता है तो बैरियर बन जाता है वो कम्युनिकेशन के लिए। और उसका रीजन दिया गया है कि फॉर इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स अ टीचर शुड एक्सपोज द इग्नोरेंस ऑफ स्टूडेंट्स। सो बट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखिए अगर एक टीचर जजमेंटल हो जाता है, राइट, तो वो कम्युनिकेशन के लिए एक बैरियर बन जाएगा, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट के साथ जो है वो ऑब्जेक्टिव तरीके से बातचीत नहीं कर पाएगा। सो जजमेंटल होना एक बैरियर टू कम्युनिकेशन होता है। सो इफेक्टिव लर्निंग आउटकम के लिए टीचर को स्टूडेंट्स की इग्नोरेंस को एक्सपोज करना चाहिए लेकिन पब्लिकली नहीं करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो रीजन कह रहा है कि जो एक्सपोज करना चाहिए टीचर को इग्नोरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, तो एक्सपोज हम किसी भी चीज को कब करते हैं? हम सबके सामने करते हैं, राइट। तो इसलिए हमारा जो रीजन है ये गलत हो जाता है, उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, प्राइवेटली बताना चाहिए, राइट। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। देखो अगर एक टीचर क्लासरूम में जजमेंटल हो जाएगा, सो ये एक कम्युनिकेशन के लिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए एक बैरियर बन जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर जो है वो बायसनेस क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो अगर एक टीचर बायस्ड हो जाएगा टुवर्ड स्टूडेंट्स तो वो ऑब्जेक्टिवली बातचीत नहीं कर पाएगा, और एक टीचर को बायस्ड जो है वो नहीं होना चाहिए। एक टीचर को कभी भी स्टूडेंट्स को जज नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा, या फिर उनका कल्चर, राइट। तो एक टीचर जो है वो उसको जजमेंटल क्लासरूम में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वो जजमेंटल होता है तो ये एक बैरियर टू कम्युनिकेशन होगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव लर्निंग आउटकम के लिए जो टीचर है उसको स्टूडेंट्स की जो इग्नोरेंस है उसे एक्सपोज नहीं करना चाहिए इन फ्रंट ऑफ अदर्स, बल्कि जो स्टूडेंट है अगर उसकी कोई वीकनेस है, उसकी जो इग्नोरेंस है, उसे उसे प्राइवेटली जो है वो बताना चाहिए, प्राइवेटली उसको समझाना चाहिए। अगर वो सबके सामने एक्सपोज करेगा तो उससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉन्फिडेंस लोअर हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस उस चीज से डाउन होता है, राइट। इसलिए हमारा राइट आंसर है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। Next question is, in a classroom, transforming verbal and non-verbal signs back into messages is known as। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक क्लासरूम में जो वर्बल और नॉन वर्बल साइंस को दोबारा से मैसेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं फीडबैक, एनकोडिंग, डिकोडिंग, या फिर रिवर्स कम्युनिकेशन। सो बट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज फीडबैक। तो फीडबैक क्या होता है? जब भी हमें कोई मैसेज मिल रहा है, चाहे वो वर्बल है चाहे वो नॉन वर्बल है, जब उसे हम दोबारा से एक मैसेज में कन्वर्ट कर रहे हैं और किसी को सेंड कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे फीडबैक, राइट। सो राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो फीडबैक होता क्या है? जब भी एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो रिसीवर है वो दोबारा से रिस्पॉन्ड करता है टू द सेंडर एक मैसेज के साथ, तो उसी को हम फीडबैक बोलते हैं, राइट। जब भी रिसीवर एक कम्युनिकेटर को फीडबैक देता है तो उससे जो कम्युनिकेटर है, जो सेंडर था, उसे एक आइडिया हो जाता है कि जो मैसेज है वो रिसीव हो गया है, और
ये भी पता चल जाता है कि जो मैसेज है वो रिसीवर को समझ आया है या नहीं आया है, क्या हमें मैसेज को मॉडिफाई करने की जरूरत है फिर या फिर नहीं, राइट। सो अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन में हम बात करें, क्लासरूम कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में बात करें, सो फीडबैक प्रोवाइड करने का क्या मतलब है, स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना कि व्हाट दे आर डूइंग, राइट। वो कोई किसी भी चीज को कर रहे हैं, कोई भी टास्क कर रहे हैं, कोई भी असाइनमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो करेक्टली कर रहे हैं या इनकरेक्टली कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स को बताना ही क्लासरूम कम्युनिकेशन में फीडबैक कहलाता है। तो जब भी क्लासरूम कम्युनिकेशन में फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है तो उससे स्टूडेंट्स की जो लर्निंग आउटकम है वो इंप्रूव होती है, राइट। स्टूडेंट्स को ये पता चलता है कि वो जो भी चीजें कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं या फिर नहीं। तो जब भी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी जाती है, फीडबैक उन्हें प्रोवाइड करा जाता है कि क्या वो एक्यूरेट कर रहे हैं, क्या वो इनएक्यूरेट कर रहे हैं, तो उनका जो वर्क है, उनकी जो लर्निंग आउटकम है उससे वो इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो फीडबैक है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सपेक्टिव टेकिंग इन कम्युनिकेशन सपोर्ट्स। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पर्सपेक्टिव टेकिंग कम्युनिकेशन में क्या सपोर्ट करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बिहेवियरल रिजिडिटी, ओपननेस, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट एंड सीक्रेसी। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज बी सी डी ओनली। क्यों बी सी डी होगा, तो देखिए पर्सपेक्टिव टेकिंग क्या होती है। पर्सपेक्टिव टेकिंग एक एबिलिटी होती है जिसमें हम खुद को दूसरे की जगह पे रख के देखते हैं, राइट। कि अगर किसी दूसरे के साथ कोई घटना हुई है तो हम उसके पर्सपेक्टिव से उस घटना को सोचने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। उसे ही बेसिकली हम पर्सपेक्टिव टेकिंग बोलते हैं, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। तो बिहेवियरल रिजिडिटी जो है वो इससे नहीं आएगी, तो ए नहीं हो सकता, राइट। इससे ओपननेस आएगी, जब आप किसी दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो कम्युनिकेशन में उससे ओपननेस आएगी। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग आप अच्छे से कर सकते हो, दो लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब भी आप किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, उसके पॉइंट को समझ पा रहे हैं, तो ट्रस्ट बिल्ड होगा कम्युनिकेशन में, राइट। सीक्रेसी जो है वो इससे नहीं आएगी, राइट। अगर ओपननेस आ रही है तो सीक्रेसी नहीं आ सकती, राइट। सो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी सी डी ओनली। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। देखो पर्सपेक्टिव टेकिंग क्या होती है। पर्सपेक्टिव टेकिंग एक एबिलिटी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें हम खुद अपने आप को किसी दूसरे के प्लेस पे रख करके देखते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके एक्सपीरियंस और उनके बिलीफ के हिसाब से सोचने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इससे होता क्या है, दो लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंप्रूव होती है। ये जनरली माना जाता है कि कोई परफेक्ट वे नहीं होता है पर्सपेक्टिव टेकिंग का, कोई परफेक्ट पर्सपेक्टिव टेकिंग नहीं हो सकती, क्योंकि किसी दूसरे के साथ अगर कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो हम एज इट इज खुद को वहां नहीं रख सकते, लेकिन हाँ एक पॉइंट हम जरूर ले सकते हैं, हम कहीं ना कहीं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच जरूर सकते हैं, पर्सपेक्टिव टेकिंग किसी ना किसी डिग्री में कर जरूर सकते हैं। तो अगर हम कॉन्शियस एफर्ट करें, कॉन्शियस अटेम्प्ट करें पर्सपेक्टिव टेकिंग का, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का, तो उससे होता क्या है कि हमारे खुद के माइंड में भी कुछ न्यूरल पाथवेज बनते हैं, जिससे हमारी जो है वो रियल लर्निंग होती है, और जो हमारी इंटरेक्शन है दूसरे लोगों के साथ में वो अच्छे से होती है, जो इंटरेक्शन है वो इंप्रूव होती है, और इंटरेक्शन हमारी रीशेप होती है, हम अच्छे से कम्युनिकेट लोगों के साथ कर पाते हैं, उनके साथ एक बॉन्डिंग जो है वो हमारी बन जाती है जब हम पर्सपेक्टिव टेकिंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 विच इज बी सी डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें दिया हुआ है, दूसरी तरफ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में है हमारे पास नेटवर्क कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन एंड स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। और फीचर्स हैं फॉर्मल एंड प्लान्ड, क्रिएट आइडेंटिटी एंड यूनिक डायनामिक्स, इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस एंड एनोनिमस ऑडियंस। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। टू क्यों होगा, सो देखिए जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है, नेटवर्क कम्युनिकेशन के साथ हम मैच कर रहे हैं इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस। इंटरडिपेंडेंट रिलेशन जो है वो नेटवर्क कम्युनिकेशन में देखने को मिलता है, जैसे कि मान लो 10 लोग हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, 10 लोगों का एक नेटवर्क बना हुआ है, राइट। तो उनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, वो इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, राइट। मास कम्युनिकेशन क्या होगी, एनोनिमस ऑडियंस। मास कम्युनिकेशन में हम लार्जर ऑडियंस को
मैसेज जो है वो ट्रांसमिट करते हैं तो जो ऑडियंस है हमारे लिए वो एनोनिमस होती है। सो बी के साथ हम मैच कर रहे हैं 4 को। सी के साथ पब्लिक कम्युनिकेशन के साथ हमने मैच किया फॉर्मल एंड प्लान्ड। तो जो भी हमारी पब्लिक कम्युनिकेशन होती है वो फॉर्मल होती है एंड प्लान्ड होती है। अब पब्लिक कम्युनिकेशन कैसे फॉर्मल और प्लान्ड हुई, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है पब्लिक कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के बीच में, राइट। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या है कि जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पब्लिक कम्युनिकेशन करती है, गवर्नमेंट को कोई स्कीम अनाउंस करनी है तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन करेगी, राइट। तो जो पब्लिक कम्युनिकेशन होगी वो कैसी होगी, वो फॉर्मल होगी और वो प्लान्ड होगी, राइट। सो पब्लिक कम्युनिकेशन को अपने मास कम्युनिकेशन के साथ जो है वो कंफ्यूज नहीं करना है। पब्लिक कम्युनिकेशन जो है वो एक स्पेसिफिक जो हमारी पब्लिक होती है उसके लिए करी जाती है और वो प्लान्ड होती है, फॉर्मल होती है। जैसे कि एग्जांपल इसका बेस्ट होगा गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो भी कम्युनिकेट करती है उसे जो भी जनता के साथ किसी चीज को शेयर करना होता है, किसी स्कीम के बारे में बताना होता है, किसी नई पॉलिसी के बारे में बताना होता है, तो वो फॉर्मल होती है, वो प्लान्ड होती है। जैसे कि बजट स्पीच है, वो एक फॉर्मल सॉरी वो एक पब्लिक कम्युनिकेशन है, पब्लिक को हम वहां पर चीजें बता रहे हैं, राइट। तो वो फॉर्मल है और वो प्लान्ड है, ठीक है। एंड स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन के साथ हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को, विच इज क्रिएट आइडेंटिटी एंड यूनिक डायनामिक्स। जब भी स्मॉल ग्रुप में कम्युनिकेशन होती है तो वहां पर आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, उस ग्रुप की भी आइडेंटिटी क्रिएट होती है और यूनिक डायनामिक्स उस ग्रुप के होते हैं। सो डी के साथ हम मैच करेंगे 2 को। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। तो इन टाइप्स को मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। नेटवर्क कम्युनिकेशन का मतलब है जब हम एक नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं जहां पर इंटरडिपेंडेंट जो है वो रिलेशन होती है, राइट। मास कम्युनिकेशन जब हम लार्जर ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन जब हम पब्लिक के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट को अगर कम्युनिकेट करना होता है तो उसे हम पब्लिक कम्युनिकेशन बोलते हैं, राइट। एक यूनिवर्सिटी है अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रही है तो पब्लिक कम्युनिकेशन है जो फॉर्मल भी होगी और प्लान्ड भी होगी। और स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन 2 3 या 4 5 लोगों के बीच में होती है, राइट, जहां पर उनका एक कॉमन गोल होता है, राइट। और वो कलेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए और इसलिए उनके जो है वो यूनिक डायनामिक्स वहां पर क्रिएट होते हैं, यूनिक आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट होती है, राइट। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विच इज ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 1 एंड डी के साथ 2। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन का सवाल है। सो असर्शन हमारी कह रही है कि एजेंडा बिल्डिंग इज ए कलेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस इन विच मीडिया, गवर्नमेंट एंड सिटीजनरी रेसिप्रोकली इन्फ्लुएंस वन अनदर। सो असर्शन हमारी कह रही है कि एजेंडा बिल्डिंग एक कलेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है जिसमें जो मीडिया है, गवर्नमेंट है, सिटीजनरी है, वो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। और रीजन इसका दिया गया है, एजेंडा बिल्डिंग प्रिज्यूम्स कॉग्निटिव इफेक्ट्स एंड इनएक्टिव ऑडियंस विद लेस सोसाइटल लेवल effects. So, what will be the right answer of this question? सो इस क्वेश्चन का देखिए हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विच इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सो एजेंडा बिल्डिंग के बारे में जो ये स्टेटमेंट दी गई है बिल्कुल सही है। एजेंडा बिल्डिंग एक कलेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें जो मीडिया है, गवर्नमेंट है, सिटीजन है, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। लेकिन जो एजेंडा बिल्डिंग है ये प्रिज्यूम, यहाँ पर बोला गया है कि एजेंडा बिल्डिंग प्रिज्यूम करता है कॉग्निटिव इफेक्ट्स एंड इनएक्टिव ऑडियंस। सो इनएक्टिव ऑडियंस को प्रिज्यूम करके एजेंडा बिल्डिंग नहीं चलता है, राइट। अगर आप एक एजेंडा बिल्ड कर रहे हो, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो लोगों के साथ में, तो वहां पर जो ऑडियंस है वो इनएक्टिव नहीं हो सकती, वो लेस सोसाइटल लेवल इफेक्ट्स वाली जो है वो नहीं हो सकती, राइट। जो एजेंडा बिल्डिंग जो है वो लेस सोसाइटल लेवल इफेक्ट को प्रिज्यूम नहीं करता है। एजेंडा अगर आप एक क्रिएट कर रहे हो तो आप ये मान के चल रहे हो कि उसका एक सोसाइटल इंपैक्ट होगा, एक हाई इंपैक्ट होगा और जो ऑडियंस है वो एक्टिव है ताकि वो हमारे एजेंडा के बारे में सुने। अगर ऑडियंस ही इनएक्टिव होगी, आपका जो एजेंडा है उसकी सोसाइटल जो इफेक्ट है वो ही एक हाई इंपैक्ट नहीं होगा, तो कोई भी उसको सुनेगा नहीं, कोई भी उसको देखेगा नहीं, राइट। इसलिए हमारा जो रीजन है वो गलत हो जाएगा और असर्शन हमारी बिल्कुल सही है यहाँ पर, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 कह रही है द आर्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन इज मच मोर सिंपल ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन और एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सो हमारी स्टेटमेंट 1 कह रही है कि जो आर्ट है मास कम्युनिकेशन की वो काफी सिंपल है किसी दूसरी टाइप की कम्युनिकेशन की या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन के कंपेरिजन में। और स्टेटमेंट 2 कह रही है कि ईच ऑफ अस यूजेस 3 S, sight, sound and smell, and 2 T's, touch and taste, when we communicate with others. So क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। क्यों होगा देखते हैं। सो देखिए जो आर्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, तो मास कम्युनिकेशन कभी भी सिंपल नहीं होती है फेस टू फेस कम्युनिकेशन से या फिर किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन से। मास कम्युनिकेशन जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उसमें हम एक लार्जर ऑडियंस को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन तो हम इजिली कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन मास कम्युनिकेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, डिफिकल्ट होती है। इसलिए हमारी जो स्टेटमेंट 1 है ये इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। और स्टेटमेंट 2 कह रही है कि हम 3 यानी कि साइट, साउंड एंड स्मेल एंड 2 टीज टच एंड टेस्ट इनको यूज करते हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी 5 सेंसेस की बात यहाँ पर कर रही है, और 5 सेंसेस को हम यूज करते हैं जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। मास कम्युनिकेशन होती क्या है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन इसके आ चुके हैं कि जहां पर हम एक लार्जर ऑडियंस के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, मासेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और जो हमारी मास कम्युनिकेशन है ये इट इज मच मोर डिफिकल्ट देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये होती है, क्योंकि इसमें हमें लार्जर ऑडियंस के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना होता है। और जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ तो उसमें हम अपने 5 सेंसेस को यूज करते हैं, साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड स्मेल। और यही चीज जो है वो कही गई है आपके क्वेश्चन में, 5 सेंसेस के बारे में वो क्वेश्चन कहा गया है, जहां पर 3S और 2Ts के रूप में उन्होंने बांट दिया है। और लेकिन वो जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है वो 5 सेंसेस की हमारी बात कर रही है, इसलिए हमारी जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीडबैक रिफ्लेक्ट्स द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस व्हेन। सो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फीडबैक ऑडियंस के रिएक्शंस को कब रिफ्लेक्ट करेगा। When one knows the effects of communication, B is one knows the quality of content of the message, C is one knows the future prospect of the object of the communication, and D is one knows the financial implication of the communication. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, बट विल बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ABC ओनली। राइट, सो जो भी हमारी ऑडियंस है उसका फीडबैक के ऊपर रिएक्शन कब आएगा, जब उन्हें एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के इफेक्ट के बारे में पता होगा कि जो भी कम्युनिकेशन हम करने जा रहे हैं उसका इफेक्ट क्या है, जब उन्हें मैसेज की क्वालिटी के बारे में पता है कि जो भी मैसेज उनके पास आ रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, जो भी ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन है उसकी फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या होगी, जब उन्हें ये भी पता होगा तो उस केस में भी उनका रिएक्शन जो है वो आएगा। राइट, लेकिन फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ये उतना रेलिवेंट पॉइंट इस केस में नहीं है फीडबैक के कंटेक्स्ट में। राइट, इसलिए डी को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ABC ओनली। राइट, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट ये तीनों हमारे पॉइंट्स है, इसलिए राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो फीडबैक क्या होता है, फीडबैक रिस्पॉन्स होता है एक रिसीवर का जो वो कम्युनिकेटर को देता है, और कम्युनिकेटर को उससे आइडिया हो जाता है कि मैसेज जो है वो रिसीव किया जा चुका है, और उसे ये भी पता चल जाता है कि जो मैसेज है उसे मॉडिफाई करने की जरूरत है या फिर नहीं। तो फीडबैक जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा ऑडियंस के रिएक्शन को, जब ऑडियंस को पता होगा कि जो पॉसिबल इफेक्ट क्या है कम्युनिकेशन का, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी मैसेज उनके पास आ रहा है उसका पॉसिबल इफेक्ट क्या होने वाला है। राइट, जब ऑडियंस को लगता है कि जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी का है तब भी उनका रिएक्शन आएगा, और जब उनको लगता है कि फ्यूचर इंप्लीकेशन है एक पर्टिकुलर फीडबैक की, एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन की, तो वहां पर भी उनका रिएक्शन आएगा। तो ये 3 रीजंस होते हैं जब फीडबैक जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ऑडियंस के रिएक्शन को। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन कह रही है टू फंडामेंटल फीचर्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन और क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। सो 2 फंडामेंटल फीचर्स यहाँ पर बताए गए क्लासरूम कम्युनिकेशन के, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। और रीजन हमारा कह रहा है कि द क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ टीचर्स रेस्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडुटेनमेंट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So, देखिए राइट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
देखिए किसी भी क्लासरूम कम्युनिकेशन के जो फंडामेंटल फीचर हैं वो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एज वेल एज क्लासरूम मैनेजमेंट ये दोनों ही होते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी सही है। रीजन हमारा कह रहा है कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है टीचर की दैट इज रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडुटेनमेंट। एडुटेनमेंट क्या होती है? एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन। सो उससे जो कम्युनिकेशन है क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो बेहतर होती है और उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको इंप्रूव करने में एडुटेनमेंट टीचर की हेल्प करता है। तो इसलिए जो रीजन है हमारा ये भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारी असर्शन का, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा कंटेंट जिसको टीचर डिलीवर कर रहा है इन द क्लासरूम थ्रू लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, राइट, ड्राइविंग सिमुलेशन डिवाइसेस और सिमिलर मींस या फिर ऐसे किसी मेथड से, तो उसे बेसिकली हम क्लासरूम कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या हो जाएगी? क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब है जो भी वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स एक टीचर यूज करता है स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको ऑर्डर में रखने के लिए, फोकस में रखने के लिए, अटेंटिव रखने के लिए, टास्क के ऊपर फोकस करवाने के लिए और अकेडमिकली प्रोडक्टिव होने के लिए जो भी टेक्निक्स, जो भी स्किल्स का यूज एक टीचर करता है, तो उसे हम बेसिकली क्लासरूम मैनेजमेंट बोलते हैं। और एडुटेनमेंट क्या हो गया? एडुटेनमेंट का मतलब है कम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो जब एक टीचर एंटरटेनमेंट को एजुकेशन में लेकर के आता है, दोनों चीज़ों को कंबाइन करता है, तो उससे जो लर्निंग है वो इफेक्टिव होती है। वो लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको फनी जो है थोड़ा सा बना देता है, फन करते हुए बच्चे वहां पे सीखते हैं। और जो एडुटेनमेंट का प्रिंसिपल है ये हर जगह पे अप्लाई होता है, ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए बल्कि एडल्ट को ट्रेन करने के लिए भी एडुटेनमेंट का यूज जो है वो करा जाता है। कॉर्पोरेट सेटिंग्स में भी ट्रेनिंग के लिए एडुटेनमेंट का यूज होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, विच इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Next question is which one of the following is a strategy to overcome communication barriers? तो क्वेश्चन से पूछ रहा है कि कौन सी स्ट्रेटजी से हम कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। चार ऑप्शन हैं आपके पास: सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स, एग्रेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोविजन एंड यूज ऑफ जार्गन। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विच इज सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स। तो अगर आप ग्राउंड रूल्स को सेट करोगे, कम्युनिकेशन जब आप करने जा रहे हो, कम्युनिकेट जब आप कर रहे हो किसी के साथ, उसके लिए अगर आप रूल्स सेट करोगे तो उससे आपके जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं वो ओवरकम हो जाएंगे, राइट। एग्रेशन एक कम्युनिकेशन बैरियर है, एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोविजन भी कम्युनिकेशन बैरियर बन सकता है, और यूज ऑफ जार्गन तो हमारा कम्युनिकेशन बैरियर ही होता है। तो इन तीनों से तो हमारी कम्युनिकेशन जो बैरियर्स हैं वो ओवरकम नहीं होंगे, हमारी कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं होगी। लेकिन अगर हम रूल्स को सेट करेंगे तो उससे हमारे कम्युनिकेशन बैरियर्स जो है वो ओवरकम हो जाएंगे। इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनका यूज आप कर सकते हो टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर। सबसे पहले देखिए क्लियरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से पहले आइडिया को क्लेरिफाई करके कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम करा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर अगर आप कम्युनिकेट करोगे तब भी कम्युनिकेशन बैरियर्स रिड्यूस हो जाएंगे। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन, जिनके साथ आप कम्युनिकेट करने जा रहे हो उनसे आप पहले कंसल्ट करिए। जो जो लैंग्वेज आपके जो रिसीवर हैं समझते हैं उसी लैंग्वेज को आप बोलिए, राइट। जो भी आपकी टोन है, कंटेंट ऑफ मैसेज है वो ऐसा होना चाहिए जिसे अच्छे से आपके जो रिसीवर हैं वो समझ पाए, राइट। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर। तो इस तरह से कम्युनिकेट करना है कि जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जो भी आपका मैसेज है, उससे कोई ना कोई वैल्यू जो है वो डिराइव करे आपका लिसनर, तभी आपके जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं वो इंप्रूव होंगे, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगी। प्रॉपर फीडबैक को इंश्योर करना, मैसेज में कंसिस्टेंसी, अगर आपके मैसेज में कंसिस्टेंसी नहीं है तो अगर एक ही तरह का मैसेज अगर आप दे रहे हैं तो उसमें अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो वहां पर भी कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर एक टीचर स्टूडेंट्स को होमवर्क देता है और उसकी कुछ गाइडलाइंस, अगर वो गाइडलाइंस को बार बार चेंज करेगा, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो वो कम्युनिकेशन बैरियर बन जाएगा, राइट। कम्युनिकेशन के बाद फॉलोअप करना और एक अच्छा लिसनर बनना, तो ये सारी चीजें जो है वो कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम करती हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैटिंग ऑन व्हाट्सएप इज एन एग्जांपल ऑफ। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट्सएप पे चैटिंग करना किसका एग्जांपल होता है। ऑप्शन है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर फ्रेंडली कम्युनिकेशन। बट विल बी द राइट आंसर?
सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है, जहां पर जो भी हमारे बातचीत है किसी भी पर्सन के साथ जो हो रही होती है वो रियल टाइम में हो रही होती है, राइट। जैसे कि व्हाट्सएप पे हम मैसेज भेजते हैं तो वो रियल टाइम में जो है वो मैसेज आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, और इसका उल्टी हमारी हो जाती है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, राइट। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, ऐसी कम्युनिकेशन जहां पर दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो रियल टाइम बेसिस के ऊपर हो रही है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड टेलीफोन कन्वर्सेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। कुछ इंडियन स्कॉलर्स के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, आपको इन इंडियन स्कॉलर्स के जो वर्क्स हैं उनको कम्युनिकेशन के साथ यहाँ पर एसोसिएट करना है। आदिशंकरा, भारत मुनि, पाणिनि एंड रामानुजा। एंड कम्युनिकेशन वेरिएबल्स में हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, कंसेप्ट ऑफ रास, यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। So, इस क्वेश्चन का देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, आदिशंकरा के साथ हम मैच करेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को। वैदिक स्कॉलर थे आदिशंकरा, जिन काफी इंटेलेक्चुअल थे और इन्होंने खुद को समझने के ऊपर यहाँ पर फोकस किया था, स्पिरिचुअलिटी से ये रिलेटेड है तो इसलिए हम इसके साथ इनके साथ मैच करेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। भारत मुनि, भारत मुनि ये म्यूजिशियन थे तो कंसेप्ट ऑफ रास। पाणिनि ये आपने हायर एजुकेशन में पढ़ा होगा, पाणिनि एक ग्रामेरियन थे, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर। एंड रामानुजा को हम यहाँ पर एसोसिएट करेंगे यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज से। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 के साथ हमने 4 को मैच किया, बी के साथ 2 को, सी के साथ 1 को एंड डी के साथ 3 को। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम इन स्कॉलर्स के बारे में। सो आदिशंकर, जिनको हम आदिशंकराचार्य भी बोलते हैं, ये इंडियन वैदिक स्कॉलर थे और इनका जो मेन वर्क है इन्होंने सिंथेसाइज किया था उस टाइम की अद्वैत वेदांता की टीचिंग्स को। भारत मुनि जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक म्यूजिशियन थे, नाट्य शास्त्र के लिए हम इनको जानते हैं। पाणिनि एक ग्रामेरियन थे, इनको हम जानते हैं क्योंकि इन्होंने ग्रामर के ऊपर काफी काम किया था, राइट। एंड रामानुजा, रामानुजा जो थे ये हिंदुइज्म में जो वैष्णविज्म ट्रेडिशन है उसके काफी बड़े एक्सपोनेंट थे, इसके लिए हम इनको जानते हैं। ये एक फिलोसोफर, थियोलॉजियन एंड सोशल रिफॉर्मर्स भी थे, राइट। तो इसलिए इनके साथ हमने एसोसिएट किया यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज को, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्लासरूम स्पीच इज। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्लासरूम जो स्पीच होती है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, फीडबैक, क्लैरिफिकेशन एंड कंक्लूजन। सो बट विल बी द राइट आंसर। So, देखो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ABECD। सबसे पहले आप क्लासरूम में जब भी कोई टॉपिक पढ़ाओगे सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इंट्रोड्यूस करोगे टॉपिक को, राइट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आएगा, उस टॉपिक को आप डिस्क्राइब करोगे, देन यू विल कंक्लूड योर टॉपिक, राइट। उसके बेस के ऊपर आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछोगे, फिर उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करोगे, राइट। स्टूडेंट्स के जो भी फिर क्वेश्चन रहेंगे उनको आप फीडबैक प्रोवाइड करोगे, तब आप क्या करोगे, आप क्लैरिफाई करोगे उनके डाउट्स को, राइट। सो डी हमारा आ जाएगा क्लैरिफिकेशन, तो इसलिए हमारी राइट सीक्वेंस यहाँ पर होगी ABEC एंड D। तो इसी से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है जहां पर क्लासरूम कम्युनिकेशन की प्रोसेस को कोल एंड चेन ने दिया है, तो इसके भी स्टेप्स इससे मिलते जुलते ही हैं लेकिन थोड़े से अलग हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन की एक प्रोसेस यहाँ पर कोल एंड चेन ने दी है, इन्होंने क्लासरूम कम्युनिकेशन का एक मॉडल दिया है जिसमें इन्होंने कुछ डिस्टिंक्ट स्टेजेस दी हैं, 5 स्टेजेस यहाँ पर क्लासरूम कम्युनिकेशन की दी हैं। तो ये स्टेजेस हैं, सबसे पहले है फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, सबसे पहले आप मैसेज को फॉर्मुलेट करोगे, राइट, कि आपको पढ़ाना क्या है। देन यू विल एनकोड द मैसेज, देन यू विल ट्रांसमिट द मैसेज टू द स्टूडेंट्स, राइट। देन मैसेज डीकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ये होगी क्लासरूम में स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेज को डीकोड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और उसके बाद आप उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करोगे और उनको इवेल्युएट करोगे। तो ये जो प्रोसेस है ये दी है कोल एंड चैन ने, तो ये नाम भी आप याद रखेंगे और इस प्रोसेस को भी याद रखेंगे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। सो अवर लास्ट क्वेश्चन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इम्प्रैक्टिकल, नॉन रिपीटेटिव, इनडिफरेंट या फिर सबकॉन्शियस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या होगा इसका राइट आंसर।
देखो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सबकॉन्शियस। हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो इम्प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होती है, इनडिफरेंट भी नहीं होती है, नॉन रिपीटेटिव भी नहीं होती है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज सबकॉन्शियस, क्योंकि हम कॉन्शियसली मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। सबकॉन्शियस हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो होती है। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो पोस्चर है, जेस्चर है, ये सबकॉन्शियसली चलता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज सबकॉन्शियस। देखो कई बार हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बॉडी लैंग्वेज के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन सिर्फ बॉडी लैंग्वेज तक हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो लिमिटेड नहीं होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काफी सिग्निफिकेंट होती है, इसे हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सबकॉन्शियस होती है, राइट। और जब भी हम किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो काफी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उस टाइम पर होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है कि आप किस तरह से बैठ रहे हो, किस तरह से खड़े हो, किस तरह से हैंड जेस्चर का यूज कर रहे हो, आपकी टोन ऑफ वॉइस क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 सबकॉन्शियस। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक करें, और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।